चलिए, आंग्ल प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लगातार याद रखना, 67 से 69, फिर 80 से 84, फिर 90 से 92 और फिर 1799। 67 से 69, 67 से 69, फिर 1780 से 84, 90 से 92 और चौथा 1799। संधि कौन कौन? तो एमएमएस, मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। पर इतना से काम नहीं चलेगा, ठीक है? इतना लोग पहले याद कर लेते थे और इसी में से सवाल आता था, बन जाता था, ठीक। पर अब हम लोग इसको ना थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर अंग्रेज जब बंगाल में एक बहुत सा बड़ा सा क्षेत्र प्राप्त कर लिए हैं तो उनको राजस्व की तो अब कोई कमी है नहीं, पैसा वैसा उनके पास बहुत सारा आ रहा है। वहां का जो मुगल बादशाह है वो बंगाल में सिर्फ शासन कर सकता है, निजामत का अधिकार है उनको, बाकी का टैक्स वसूलने का अधिकार सब किसके पास आ गया? अंग्रेजों के पास, कंपनी के पास आ गया। तो पैसा तो इनके पास खूब है। फिर आखिर दक्षिण भारत में जाके और वहां पे लड़ाई मोल क्यों ले रहे हैं या क्यों लड़ रहे हैं? तो देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि आपसी मतभेद के कारण दूसरे लोग को मौका मिल जाता है उसका लाभ उठाने के लिए। बचपन में बंदर वाला कहानी पढ़े होंगे कि दो बिल्ली जो है उनको रोटी मिलता है, ठीक है? तो रोटी मिलता है तो दोनों झगड़ने लगते हैं कि रोटी पहले हम देखे थे, तो दूसरा बोलता है कि पहले हम देखे थे, ठीक है? तो वो लोग आपस में बांटता नहीं है, कहता है पूरा रोटी मेरा होगा। तो कहते हैं कि चलो कोई एगो न्याय करेगा ना, उसके पास चलते हैं, न्याय करने वाले के पास। तो जाते हैं बंदर के पास, दोनों बिल्ली बंदर के पास। तो बंदर समझ जाता है कि दोनों बेवकूफ है, आपस में लड़ रहा है एगो रोटी के लिए। अगर ये चाहता तो आधा आधा बांट लेता, पर मेरे पास आया है तो समझ गया कि लोग बुड़बक है, मूर्ख है। तो बंदर क्या करता है कि बराबर हिस्सा में नहीं तोड़ता है, एक तरफ कम और एक तरफ ज्यादा। अब एक पलड़ा पे रोटी रखता है और दूसरा पलड़ा पे दूसरा रोटी, एक तरफ तो ज्यादा है, तो क्या करता है कि ज्यादा देखता है कि देखो भाई इधर ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए उसमें से थोड़ा रोटी निकालता है, तोड़ता है और खा जाता है। फिर इधर वाला ज्यादा हो जाता है, इधर से थोड़ा सा तोड़ता है और उसको भी खा जाता है। तो अब इधर वाला हो जाता है ज्यादा, उधर से तोड़ता है, खा जाता है। फिर इधर वाला ज्यादा हो जाता है, इसको अंत में एक वो टुकड़ा खाली बचता है। तो कहता है कि देखो इतना देरी से हम मेहनत कर रहे हैं, तो ये जो अंतिम टुकड़ा है ये हमारी मेहनत आना हो गया, तो वो खा जाता है। दोनों बिल्ली के पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं रह जाता है। दक्षिण भारत में यही परिस्थिति था कि वहां पे मुख्य रूप से 3 शासक आपको दिखाई पड़ेंगे। एक हैदराबाद के क्षेत्र में जो निजाम है, हैदराबाद का निजाम। दूसरा मराठा प्रदेश में पेशवा है। और तीसरा मैसूर वाला क्षेत्र जो है वहां पे हैदर अली है, ठीक। और वहीं पे आप पहले पढ़ चुके हो कि मद्रास में कर्नाटक वाला क्षेत्र पे अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया, ठीक है। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हम लोग पढ़े थे, तो वहां पे देखे थे कि कर्नाटक पे और मद्रास वाला क्षेत्र में किसका प्रभाव था? अंग्रेजों का। तो वहां पे छोटे से क्षेत्र में अंग्रेज भी है, और अंग्रेज हमेशा मौका की तलाश में रहते थे। तो यही परिस्थिति दक्षिण भारत में बनता है और आपसी झगड़ों का हमेशा वे फायदा उठाते हैं। ये तीनों आपस में लड़ते हैं, कभी मराठा पेशवा पे आक्रमण, पेशवा जो है कभी हैदराबाद पे आक्रमण करता है, हैदराबाद मराठा मिलके कभी हैदर अली पे आक्रमण करते हैं, तो कभी दो मिलके और मराठा पे आक्रमण कर देंगे। आपस में लड़ते रहते हैं और अंग्रेज इसका फायदा उठा लेते हैं। और इस तरह से ऐसा आता है समय कि धीरे धीरे करके तीनों को ये लोग खत्म कर देते, ठीक है। तो मराठा और पेशवा तो सहायक संधि कर लेता है, तो लोग बच जाता है। लेकिन ये बहादुर आदमी था, और बहादुर आदमी बचता नहीं है, वो उसका पतन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझौता करने वाले लोग लंबे समय तक टिकते हैं। जैसे हमारे नीतीश चाचा 20 साल तक धुआं धुआं कर दिए बिहार में, ठीक है। तो समझौता करने वाले थे,
लालू यादव का पतन हो गया, क्योंकि झगड़ने वाला इंसान नहीं टिके। ठीक है, अगर ये भी समझौता कर लेते, बीजेपी के साथ चले जाते, तो ये भी आज रहते मुख्यमंत्री रहते, या उनका बेटा मुख्यमंत्री रहता, तो ये चीज होता है। चलिए आज बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या परिस्थिति बना था दक्षिण भारत में। देखिए समझिएगा ध्यान से कि कहां पे कौन सा प्रदेश है। एक एक बात, कहानी अगर समझ में आ गया तो रट्टा मार के नहीं याद करना पड़ेगा। हम क्या बोले, इतिहास में आपको डेट याद करना पड़ेगा खाली, बाकी एक बार जब सब खत्म होगा ना तो स्टोरी जैसा दिमाग में छप जाएगा सब। तो कहां पे कौन है, देखिए ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये है मराठों का क्षेत्र। यहां पे मराठा है। शासक कौन है, पेशवा। यहां के शासक कौन होते हैं, पेशवा। यहां पे है आपका हैदराबाद, और यहां पे कौन है, निजाम। ठीक, ये है आपका ये वाला इलाका। यहां पे थोड़ा सा गोवा भी है, यहां पे गोवा भी है ना। और यहां पे बैठे हुए हैं पुर्तगाली। याद है आपको, गोवा पे शुरू से लेकर लास्ट तक पुर्तगालियों का ही अधिकार रह गया। ठीक है, तो यहां पे है पुर्तगाली। इधर वाला जो इलाका है, ये जो इलाका है आपका, इधर वाला जो इलाका है, ये है मैसूर है। ठीक ना। तो यहां पे बैठा हुआ है आपका हैदर अली। और समझिएगा, झगड़े का जड़ ई कोचिन। समझ पा रहे हो, कोचिन। ये झगड़े का जड़ कैसे हो गया बताओ। वास्को डिगामा सबसे पहले कहां आया था, यहीं पे तो आया था, केरल में, कोचिन के निकट कालीकट, और यहीं से मसाला लेके गया था। बात समझ में आ गई, झगड़ा का जड़ क्यों है। हाँ, क्योंकि यहां पे मसाला है। ठीक ना। और इधर है आपका त्रावणकोर है। और ये जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है, ये है क्या, कर्नाटक। आज का कर्नाटक इधर नहीं है, आज का कर्नाटक तो इधर है जिधर मैसूर है। उस टाइम का तत्कालीन हम मैप बनाए हैं, उस टाइम का क्या परिस्थिति था। तो यहाँ पे कर्नाटक है, और यहाँ पे ससुरे ये बैठे हुए हैं लुटेरे अंग्रेज। ठीक है, ये बैठे हुए। और बंगाल में तो ये है ही, बंगाल में तो ये है ही। पूरा इलाका कब्जा करके रखा है ये लोग। यहाँ बंगाल ये तो पूरा ही कब्जा करके रखा है। ठीक ना। 3 गो गांव लिया था, 3 गो गांव, कालीकता, सुतीनाता और गोविंदपुर। 3 गो गांव से पूरा कलकत्ता से लेकर पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब कब्जा कर लिया। और उस समय के बंगाल में बांग्लादेश भी था, यानी पूरा बंगाल, आज का बंगाल, बांग्लादेश और बिहार, उड़ीसा, और बिहार में झारखंड भी था, तो झारखंड सब कब्जा के बैठल है उधर। यहां पे क्या हो रहा है कि इन तीनों के बारे में पहले समझिए कि क्या परिस्थिति है। ये जो मराठा है, महाराष्ट्र वाले, ये मराठा मजबूत है। ठीक ना, सैन्य ताकत से मजबूत है, लेकिन इनका लक्षण खराब है। लक्षण खराब क्या है कि ये लोग लुटेरे हैं। ठीक ना,
ये भी पेशवा का जो शासन था वो लूटपाट का शासन था। ये अपने राज्य में भी और दूसरे के राज्य में जाते थे और लूटपाट मचाते थे, घरों में डकैती डाल देते थे, चोरी कर लेते थे, ठीक है। और फिर संदेश भेजवाते थे कि अगर तुमको सुरक्षित रहना है और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे यहां लूटपाट ना करें तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। और ये टैक्स के नाम पे चौथ वसूलते थे। क्या वसूलते थे? चौथ वसूलते थे। चौथ और सरदेशमुखी ये मराठों द्वारा लगाया गया टैक्स था। तो चौथ था कि हम आपके यहाँ चोरी ना करें, हम तुमको जहां धरे वहां पकड़ के ना मारे, इसलिए हमको टैक्स दो। तो दूसरे राज्य वाला से वसूल करता था। और सरदेशमुखी जो था वो अपने राज्य वाला से वसूल करता था कि देखो तुम मेरे राज्य के भीतर रहते हो तो तुम्हें स्वीकार करो कि हम तुम्हारा सरदेशमुख हैं, हम तुम्हारा राजा हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा करते हैं और इस सुरक्षा के एवज में तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसको सरदेशमुखी कहते थे। जब हम मराठा पढ़ाएंगे ना तो ये सब बात वहां पे करेंगे। तो इनका लक्षण खराब है, चोरी डकैती पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन सैनिक ताकत से मजबूत है। ये किसका कहानी है? पेशवा का। यहां बैठा है हैदराबाद का निजाम, क्षेत्र इसका बड़ा है, सैनिक इसके पास भी है, लेकिन ये जो है एक नंबर का कायर है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत बड़ा अवसरवादी है। अवसरवादी का मतलब कि पलटू राम है। ये किसी के साथ भी मिल जाएगा अपना फायदा के लिए और कभी भी पलट सकता है। जैसे ऐसा हुआ ना कि 5 साल के लिए गए, एक बार ठीक है ओने से हट के आए तो ये आपसे मिले तो आपके सब 5 साल रहेंगे, नहीं, आपको छोड़ के दूसरों को दिन हम तीसरा जगह जा सकते हैं। तो ये एक नंबर का पलटू राम था, ठीक। तो कभी इसके साथ भी मिल जाता था, अब इसके साथ मिलके यहां हमला कर देता था, कभी इसके साथ मिलके एक ही हमला कर देता था। तो इस तरह से इसका ढोलमोल रवैया था, मतलब एक नंबर का नीतीश कुमार था, ठीक है। और मैसूर जो था, यहां का कहानी ये है कि यहां पे वोडियार वंश का शासन है, ठीक है। और वोडियार वंश के राजा है चिक्का कृष्णराज, लेकिन वो कमजोर शासक है। उसका 2 जो मंत्री है, एक है नंदराज और एक है कृष्णराज। तो यहां दोनों मूल रूप से वहां का शासन संभालता है। और नंदराज के ही एक सैनिक है हैदर अली, मतलब एक छोटा सा सैनिक है हैदर अली। वही क्या करता है कि सैनिक से धीरे धीरे आगे बढ़ के अफसर बनता है और एक बड़ा पोस्ट पे पहुंच जाता है। और समझिएगा, और 1761 ईस्वी में 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बन जाता है, मैसूर का शासक बन जाता है। कब? 1761 ईस्वी में। इसके बारे में हम क्या बताएं? कायर है, अवसरवादी है और पलटू राम है। ये लोग जो है चोर डकैत है, ये सब चोर डकैत है, ठीक ना, लेकिन शक्तिशाली है। लेकिन क्या है? शक्तिशाली, ठीक है। चौथ वसूलता है इससे मैसूर में भी जाता है, वहां भी लेता है टैक्स, और यहां भी चल जाता है, यहां मार के और यहां की जनता से भी टैक्स वसूलता है। तो इस तरह से ये तीनों का कहानी है। अब जो हैदर अली है ये बहुत ही दूरदर्शी शासक है। दूरदर्शी मतलब दूर का सोचने वाला। ये अंग्रेजों को बहुत बारीकी से देख और समझ रहा है, और इसको इस बात का आभास है कि आज नहीं तो कल वो लोग इधर हमला करेगा। लेकिन ये लोग के आंख पे पट्टी बंधा हुआ है, और आंख पे पट्टी बंधा हुआ है, और जो अंग्रेजों के द्वारा आने वाला संकट है उसका आहट ही महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन हैदर अली इस बात से
जानकार रहता है कि ऐसा होने वाला है। ठीक, तो ये क्या करता है, ध्यान से समझिएगा कि डिंडीगुल में, डिंडी 1761 में ही डिंडीगुल में शस्त्रागार, शस्त्रागार की स्थापना करता है। माने शस्त्र बनाने का कारखाना खोलता है, हथियार बनाने का कारखाना। कहां? डिंडीगुल में। ठीक, अपने राज्य में ही। ठीक है, डिंडीगुल में शस्त्र बनाने का खोलता है अपना कारखाना, और यूरोपीय लोगों को वहां पे नियुक्त करता है ट्रेनिंग देने के लिए। जो यूरोप से आए हुए लोग थे, खास करके फ्रांसीसियों से दोस्ती बढ़ाता है। फ्रांसीसियों से इसका अच्छा खासा दोस्ती था, जो शुरू से लास्ट तक रहा। लेकिन बेचारे फ्रांसीसी खुद कमजोर हो गए। ठीक है, 1760 के जो वांडीवास का युद्ध हुआ है, उसमें फ्रांसीसी अब किसी लायक रहे नहीं है, लेकिन पूरी तरह से छोड़ के भागे भी नहीं है। माहे में है, पांडिचेरी में है, बहुत जगह पे वो है, अभी भारत में है, भागे नहीं है। तो फ्रांसीसियों से दोस्ती है इसका, और स्थापना करता है हथियार बनाने का कारखाना। होता क्या है कि 1766 ईस्वी में, अब ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजों का जो है ना, वो लोग सोच रहे हैं कि उनको पता है कि भारत का जो गरम मसाला है वो अगर हम बेचें, इसके व्यापार पे हमको एकाधिकार अगर मिल जाए तो हम कितना ज्यादा पैसा कमाएंगे यूरोप में बेच के। तो उनका नजर इस वाले क्षेत्र पे है। कहां पे है? यहां पे, कोचीन पे उनका लगातार नजर है। ठीक, और यहां पे तो वो है, लेकिन यहां पे नहीं है। यहां पे मैसूर का प्रभाव है, हैदर अली का प्रभाव है यहां पे ज्यादा, और यहां आपको पता है कि गोवा में पुर्तगाली भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इन लोगों का ज्यादा प्रभाव है यहाँ पे, अंग्रेजों का प्रभाव कम है। और अंग्रेज चाहते हैं कि किसी तरह से कोचीन पे हमारा अधिकार हो जाए, जिससे मसालों के व्यापार पे हम एक अधिकार प्राप्त कर ले और खूब पैसा कमाए। लेकिन ऐसा संभव तब तक नहीं है जब तक यहाँ पे हैदर अली, जब तक मैसूर का पतन नहीं होगा, जब तक हैदर अली नहीं हटेगा यहां से, तब तक अंग्रेजों के लिए यहाँ पे कब्जा करना संभव नहीं है। और इसलिए अंग्रेज लगातार ताक झांक में है कि किसी तरह से मौका मिले। ये लोग आपस में लड़बे करता है हमेशा, तो ये आपस में लड़े और हमको मौका मिले कि हम यहाँ पे क्या करें, हमला बोल दें। ठीक है, तो ये लोग क्या करता है, सुनना ध्यान से, ये लोग आपस में लड़ता है, ये लोग का लड़ाई होता है आपस में। तो 1766 ईस्वी में अंग्रेज प्लस मराठा प्लस निजाम, ये तीनों मिल गया। तीनों मिल के बना लिया त्रिगुट। तीनों मिलकर बना लिया त्रिगुट 1766 में। अब त्रिगुट बना लिया, अब यानी के प्लान है हमला करेंगे कहां, तीनों मिलके मैसूर पे। तीनों मिलके कहां पे हमला करेंगे, मैसूर पे। लेकिन हैदर अली भी कम नहीं थे, ये बहुत चालाक, समझदार और दूरदर्शी आदमी। ये देखा कि तीनों मिलके लड़ेगा तो हम हार जाएंगे। ठीक, तो ये क्या किया कि जे जैसे माने वैसे मना लिया। हैदर अली क्या किया, हैदर अली जो मैसूर का शासक है, वो त्रिगुट को तोड़ दिया। क्या किया, ये जो मराठा है ना, ये लालची, इसको पैसा चाहिए, लूट मार करे वाला है। तो मराठा को दे दिया 35 लाख रुपया। 35 लाख रुपया कहा कि देख भाई, तू अस्थिर रहा, थोड़ा पैसा दे रहे हैं, तू लड़ाई से हट जाओ। ठीक है, तुम लड़ाई से हट जाओ। तो इसको पैसा मिला, इस साइड हो गया। इसको कहा निजाम को
कि जीतेंगे, कर्नाटक का कुछ हिस्सा देंगे, कर्नाटक का कुछ हिस्सा तुमको हम देंगे। इसको लालच दिया, एगो के जमीन दिया और एगो के पैसा दिया, ठीक ना। तो हैदर अली क्या किया, मराठा लोग को क्या किया, 35 लाख रुपया दे दिया, ये लड़ाई से हट गया। और निजाम को कर्नाटक का कुछ हिस्सा देने का लालच दिया, वो भी लड़ाई से साइड हो गया। और कूच के मारा इन्हीं के, अंग्रेज के। अब पीटते पीटते पहुंच गया कहां, मद्रास का जो किला था ना, मद्रास में जो शुरुआत में बताए थे आपको कि वो कलकत्ता में किला बंदी करता है और दूसरा मद्रास में करता है। तो मद्रास के जो किला बंदी था ना, किला के द्वार पे पहुंच गया सेना लेके। कौन, हैदर अली, अंग्रेजों के। अब उन लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब संधि होगा, ठीक है। तो 1767 में संधि हुआ। कहां की संधि, मद्रास की संधि, क्योंकि वो घरे पहुंच गया है सेना लेके। और संधि नहीं करेगा तो दूसरों जेकरा भरोसे लड़ाई लड़ रहा था वो लोग हट गया। तो संधि, अब लड़ाई जीता कौन, हैदर अली। तो संधि की शर्त कौन तय करेगा, हैदर अली तय करेगा। तो संधि जो हुआ अंग्रेजों के लिए अपमानजनक संधि होगा और हैदर अली के शर्तों पर होगा। यानी पहला संधि 1767 ईस्वी में मद्रास की संधि हुआ हैदर अली के शर्तों पे। और संधि का जो बात था वो ये था, दोनों लोग अपना अपना जीता हुआ क्षेत्र वापस कर देंगे। यानी जो अंग्रेज हैदर अली से जीता है, हैदर अली को वापस करेगा। हैदर अली जो अंग्रेजों से जीता है, अंग्रेजों को वापस कर दिया। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, ये तो युद्ध जीतने का कोई फायदा नहीं हुआ। एक जो महत्वपूर्ण बात हुआ जो अंग्रेजों के लिए अपमानजनक था, वो ये था कि भविष्य में अगर कोई भी तीसरा शासक मैसूर पे हमला करता है तो अंग्रेज पूरी सेना के साथ मैसूर के तरफ से लड़ाई में भाग लेगा। ये वादा करना पड़ा अंग्रेजों को, ठीक है। खास करके ये जो बात रखा गया था, किसके लिए रखा गया था, इनके लिए, मराठों के लिए, क्योंकि यही शक्तिशाली थे, इसका कुछ था नहीं, ठीक है। ये धनी मनी राज्य था, हैदराबाद भी बड़ा क्षेत्र था, इसका सेना भी अच्छा खासा था, लेकिन राजा कायर था, कमजोर था। तो इसलिए इससे कोई विशेष डर नहीं था। डर किससे रहता था, इससे रहता था, इन लोगों से, क्योंकि ये मराठे बड़े महत्वाकांक्षी थे। ये दिल्ली पर शासन करने का भी ख्वाब देखते थे, ठीक है। लेकिन वो तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध में इनका दुर्गति हो गया, तो इसीलिए। लेकिन फिर दोबारे कैसे उठ गए, दोबारे 1761 में तो इनका हालत खराब हो गया। फिर दोबारे तो एक पेशवा है, पेशवा माधव राव। तो पेशवा माधव राव के नेतृत्व में मराठे फिर बड़ी तेजी से उभर गए थे, ठीक है। तो उसी के टाइम का ये सब घटना है, पेशवा माधव राव के समय का, ठीक है, ठीक। तो पहला युद्ध हो गया यहां से समाप्त। लेकिन ये अंग्रेजों के लिए अपमानजनक था, क्योंकि पहली बार कोई भारतीय शासक उन लोग के बोला कि अब आगे से कोई लड़ाई होगा तो तुम लोग को हमारे तरफ से लड़ना पड़ेगा, ये तुम्हारा मजबूरी है। अब देखिए, एगो जो समझौता होता है ना, दूसरा लड़ाई वही समझौता में छिपल रहता है। जैसे आप याद कर कीजिए प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो फ्रांस के वर्साय में जो संधि हुआ था, उसमें जर्मनी को इतना ज्यादा बेइज्जत किया गया था, इतना उसका आधा राज्य छीन लिया गया था, जितना पैसा था सब छीन लिया गया था, हथियार बनाने पर रोक लगा दिया गया था, इतना पूरी तरह से युद्ध का जिम्मेवार जर्मनी को ठहरा दिया गया था। इसीलिए उस संधि में ही दूसरा विश्व युद्ध छुपा हुआ था। और जर्मनी की जनता इतना उसको अपमानजनक समझ ली कि हिटलर जैसे तानाशाह को अपना राजा बना के और दोबारा, ठीक है। तो यही चीज होता है। तो ये जो संधि हुआ ना, यही कारण बन गया अगला लड़ाई का। कैसे कारण बना सुनिएगा। 1767 में हो गया मद्रास की संधि। मद्रास की संधि हो गया, बात समझ में आ गया।
और यहाँ पे शर्त, सबसे कठोर शर्त ये रखा गया कि भविष्य में अगर मैसूर पर कोई तीसरा शासक हमला करता है तो अंग्रेजों को मैसूर के तरफ से लड़ाई में भाग लेना पड़ेगा। ठीक, इसका जांच करने का समय बहुत जल्दी आ गया, क्योंकि 1771 ईस्वी में मराठे बहुत भीषण हमला करता है, किसमें? मैसूर पे। ठीक, बहुत भयानक हमला। ये लोग जो है बहुत भयानक हमला किसमें करता है? मैसूर पे करता है। अब जब मैसूर पे हमला करता है तो हैदर अली लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने क्या वादा किया था कि अगर कोई हमला करेगा तो हम लड़ाई में भाग लेंगे। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मदद करने से इनकार कर दिया। ठीक, तो ये धोखा हो गया। तो धोखा हो गया तो ये क्या हुआ कि दूसरा युद्ध जो है 1780 ईस्वी में शुरू हो गया। ठीक है, यानी लड़ाई चल रहा था तो इन्होंने क्या किया कि हमला कर दिया। किस पे? अंग्रेजों पे, हैदर अली ने। और अंग्रेजों पे हमला कर देता है, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है कि सर आयरकुट को सेनापति बना के दक्षिण भारत में भेजता है। और सर आयरकुट जो है पोर्टोनोवा के युद्ध में 1781 ईस्वी में हैदर अली को पराजित कर देता है। लेकिन युद्ध फिर भी जारी रहता है। ये नाम जो बोले याद रखिएगा, पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था? सर आयरकुट ने। इस सवाल एग्जाम में पूछा गया है 1781 ईस्वी में। लेकिन लड़ाई फिर भी जारी रहता है। पर 1782 में युद्ध के मैदान में ही कैंसर के बीमारी से हैदर अली का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, कैंसर के बीमारी से हैदर अली का मृत्यु हो जाता है 1782 में। ठीक है, लेकिन युद्ध रुकता नहीं है। उनका जो बहादुर बेटा था टीपू सुल्तान, वो युद्ध जारी रखता है। तो युद्ध जारी रखता है, लेकिन लड़ते लंबा 2 साल खींच दिया लड़ाई को। 84 आ गया 82 से। तो दोनों सेना थक चुका है लड़ते, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। ना अंग्रेज जीत रहा है, ना टीपू सुल्तान जीत रहा है, लेकिन लड़ाई केवल हो रहा है। दोनों का आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और जान माल का भी नुकसान हो रहा है। इसलिए दोनों संधि कर लेते हैं, और ये संधि जो होता है वो बराबरी पे हो जाता है। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र लौटा देते हैं। लेकिन तब तक आ जाता है कॉर्नवालिस। क्या आ जाता है? कौन आ जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस आ जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आने के बाद वो सोचता है कि दक्षिण भारत में अगर अपना प्रभाव जमाना है तो टीपू सुल्तान को मैसूर को खत्म करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो ये क्या करता है कि फिर ये तीनों मिलके और त्रिगुट बना लेता है। मराठा, हैदराबाद का निजाम और अंग्रेज, अब ये तीनों मिलके और मैसूर पर हमला कर देता है। टीपू सुल्तान बहादुरी के साथ लड़ते हैं, लेकिन युद्ध हार जाते हैं। और युद्ध हार जाते हैं तो इनके साथ संधि किया जाता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। चूंकि युद्ध बुरी तरह से वो लोग हरा दिया था, तो संधि भी थोपा जाएगा। और ये जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है, ये बहुत ही गंदा संधि था। यानी इतना अपमानजनक था मैसूर के लिए कि टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा और 3 करोड़ रुपया का जुर्माना लगा दिया कि युद्ध में जो क्षति हुआ है। यही देखो, हैदर अली युद्ध जीता। भारतीय शासकों के पास बहुत सारा कमी था। ये लोग दयालु होते थे, पीछे से वार नहीं करेंगे, तो बहुत सारा नियम का पालन करते थे। ठीक है, हथियार बिक दिया तो उस पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेजों के पास या मुस्लिम शासक जो होते थे,
लड़ाई में उनका कोई नियम नहीं होता था। पीछू से तलवार भोंक देगा, ठीक है, ना है हथियार ले ले तैयो मार देगा, स्त्री को भी मार देगा, बच्चा को भी मार देगा। लेकिन जो राजपूत शासक थे या भारतीय सेना जो होती थी वो बहादुर होते थे, लेकिन इतने सारे नियम में बंधे होते थे कि स्त्रियों पे हमला नहीं करेंगे, ठीक है, पीछे से हमला नहीं करेंगे, कोई शरण में आ गया तो उसको नहीं मारेंगे, दया दिखा देते थे। अब देखो इनका पिता दया दिखाए पहला युद्ध में अंग्रेजों पे, अब इसका मौका आया है। अभी क्या किया, आधा राज हड़प लिया संधि में। 3.3 करोड़, 3 करोड़ बोला जाता है कि 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया टीपू सुल्तान पे। और सुनो, पैसा नहीं था, बेचारे नहीं दे पाए उस टाइम, तो इनका 2 बेटा था, दोनों के बंधिक बना के लेके चल गया, ठीक है, दोनों बेटा को बंधिक बना के लेके चल गया। टीपू सुल्तान के 2 बेटों को बंधिक बना के लेके चल गया, ठीक है। और ये संधि कौन सा था, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो तीनों संधि खत्म। पहला संधि मद्रास में हैदर अली जीत गए थे, तो हैदर अली के शर्तों पे संधि हुआ और अंग्रेजों को वचन देना पड़ा कि आगे से अगर मैसूर पे कोई हमला करता है तो तुमको मदद करना पड़ेगा, ठीक है, अंग्रेज मदद करेंगे मैसूर का। दूसरा संधि हुआ मंगलौर का, अनिर्णित, दोनों एक दूसरे का क्षेत्र लौटा दिए क्योंकि युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला था। तीसरा संधि जो हुआ वो मैसूर के लिए अपमानजनक हुआ। अंग्रेज कर्नवालिस के नेतृत्व में युद्ध जीत गए थे, ठीक है, और टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य खोना पड़ा, अपने 2 बेटों को बंधिक के रूप में अंग्रेजों के पास रखना पड़ा जब तक कि 3 करोड़ रुपया वो चुका न दे, ठीक है। इसके बाद ये बात आप सोच सकते हो कि जिसका 2 बेटा के लेके चल गया है कोई, वो आदमी को नींद आएगा क्या? ये इस अपमान का बदला वो कभी भूलेगा? अगर वो बहादुर व्यक्ति होगा तो। कायर लोगों का कोई जमीर नहीं होता, ठीक है। जो ढुलमुल रवैया के लोग होते हैं, जो कायर लोग होते हैं, वो अपना बाप खो के, अपना बेटा खो के, अपना भाई खो के भी सामने वाले के साथ समझौता करने का पैसा लेते। लेकिन जो बहादुर लोग हैं वो समझौता नहीं करता है, वो मर मिट जाएगा लेकिन बहादुरी के साथ। तो ये जो संधि हुआ, ये टीपू सुल्तान को सोने नहीं दे रहा है, रात का नींद भगा दिया है। वो आदमी फिर से प्रयास कर रहा है, फिर लड़ेंगे। नेपोलियन के साथ संपर्क किया। उस टाइम नेपोलियन जो है यूरोप जीतते जीतते मिस्र तक पहुंच गया था, मिस्र तक पहुंच गया था। तो ये नेपोलियन से मदद मांगता है कि हमारी मदद कीजिए। यहाँ पे फ्रांस जो है, वहां का जो क्रांति हुआ था, उस क्रांति से प्रभावित होकर स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाता है अपने यहाँ, जैकोबिन क्लब का सदस्य बनता है और अपने को नागरिक टीपू कहना शुरू करता है, ठीक है, सिटीजन टीपू, नागरिक टीपू। और फ्रांसीसियों से लगातार क्या करता है, मदद मांगता है, ठीक है, फ्रांसीसियों से मदद मांगता है। तो पैसा वो क्या करता है कि जुगाड़ करके जो 3 करोड़ रुपया देना होता है, इस सप्ताह बीच में हो रहा है। ये जो टीपू सुल्तान है अपना बदला लेने के लिए अपना प्लानिंग तैयार कर रहा है कि हम इस बात को छोड़ेंगे नहीं, अपमान का बदला लेके रहेंगे। तो बदला लेने के लिए नेपोलियन के साथ संपर्क हो रहा है, फ्रांस के साथ दोस्ती बढ़ाया जा रहा है, हथियार बनाया जा रहा है, ठीक है, कई तरह के कार्य हो रहे हैं। साथ में अपने बेटों को छोड़ाने के लिए 3 करोड़ रुपए का जुगाड़ भी किया जा रहा है और अंत में 3 करोड़ रुपया देके अपने दोनों बेटों को छोड़ा लेता। तब तक आ जाता है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड, पता नहीं इस साले को लॉर्ड ये सबको क्यों बोलते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली आ जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली अभी कसम खा लेता है कि अबरी चाहे तो हम या टीपू सुल्तान, ये कसम खा के आता है कि अबरी चाहे तो उसको खत्म कर देंगे या फिर हम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यानी प्रण ले लेता है कि इस बार हमको ये पूरा मैसूर पे कब्जा चाहिए तो चाहिए।
और ब्लेसली के बारे में आपको पता है कि सहायक संधि लाता है, सबको कहता है कि तुम हमारा दोस्त बन जाओ, अपने यहाँ हमारा सेना रख लो और हम तुम्हारा रक्षा करेंगे। यही सहायक संधि का प्रस्ताव, सहायक संधि का प्रस्ताव रखता है, सहायक संधि का प्रस्ताव रखता है किसके पास? टीपू सुल्तान के पास। टीपू सुल्तान के पास। तुमको लगता है कि यह आदमी मान जाएगा, सुन लेगा ये बात कि नहीं हम अंग्रेजों के सहायक बन जाते हैं, अपने यहाँ अंग्रेजी शासक रख लेते हैं, अंग्रेजी फौज रख लेते हैं, वो भी अपना खर्चा पे? इसके जैसा बहादुर आदमी कभी बात को स्वीकार करेगा? मना कर दिया और सीधे कहवा दिया कि कह दो कि सियार के भांति 100 दिन जीने से अच्छा है शेर की भांति एक दिन जीना। ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के जब ब्लेसली ने सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा ना, तब ही कहलवाया कि जाके कहो उसको कि गीदड़ के भांति 100 साल जीने से बढ़िया है हम शेर की भांति एक दिन जीना पसंद करेंगे। ठीक है, लड़ाई होता है और ब्लेसली जो है, चूंकि ये लोग तीनों हमेशा मिल के लड़ते हैं, तो जाके वहां पे मैसूर का जो इनका जो किला था घेर लेता है श्रीरंगपट्टनम को चारों तरफ से। अब घेर लेता है तो टीपू सुल्तान के पास कोई चारा नहीं बचता है, तो अपने किले के दरवाजे पर ही लड़ते हुए ही मारे जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो गए और उसके बाद संधि का आवश्यकता ही नहीं पड़ा और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में समाप्त हो गया। तो इस तरह से इतना लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने मैसूर पे कब्जा किया। आपको लगता है कि भारतीय इतिहास में किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी राजा ने इतना बहादुरी के साथ अंग्रेजों का सामना किया होगा? किसी ने नहीं। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो टीपू सुल्तान और हैदर अली को मुसलमान होने के कारण गाली देते हैं। ठीक है, लेकिन मुसलमानों में कुछ ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने भारत का दशा और दिशा चेंज कर दिया। अगर कुछ लोग और इनका साथ दिए होते, अगर मराठे मिल जाते, हैदराबाद का निजाम मिल जाता, मुसलमान तो ये भी था, निजाम भी तो मुस्लिम शासक ही था, उसके बारे में क्यों नहीं हम लोग इतना चर्चा कर रहे हैं? तो अगर ये तीनों मिल गए होते तो क्या अंग्रेज यहाँ पे जीत पाता? कभी नहीं जीत पाता। लेकिन आपसी फूट का फायदा हमेशा तीसरा व्यक्ति उठाया है। तो ये आपका संक्षिप्त कहानी था अंग्रेजों और मैसूर के बीच के युद्ध का। अब हम लोग इसमें हम नोट्स बना दिए हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, टोटल चीज स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसमें इतना सारा बात था ना कि अगर हम सब लिखने लग जाते हैं तो पूरा एकदम कहानी जैसा बहुत सारा हो जाता और खत्म नहीं होता। तो मूल बात जो था वो सब कुछ हो गया। अब यहाँ से नोट्स में हम आपको टू द पॉइंट एक एक बात फिर से बता दे रहे हैं, पर ये वाला मैप आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है गुजरात के नीचे वाला, ये महाराष्ट्र जो आज का है, यही मराठा प्रदेश था और ये पेशवा का शासन था यहाँ पे। उसके नीचे ये वाला जो क्षेत्र था ये मैसूर था, जहाँ पे हैदर अली और टीपू सुल्तान थे। और यहीं पे ही कोचिंग था जो मसालों के लिए बड़ी प्रसिद्ध था। और यहाँ पे था ट्रावनकोर, यहाँ पे भी हमला किया जाता है। ठीक है, और एक कर्नाटक था जहाँ पे मद्रास में अंग्रेज लोग थे और इधर हैदराबाद का निजाम था, और बंगाल में तो ये लोग था ही अंग्रेज लोग पहले से है। ठीक है, तो चलते हैं वापस। जो फैक्ट है उसको पहले याद करते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, कै गो युद्ध हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला कब हुआ? 1767 से 69 ईस्वी। दूसरा 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799 ईस्वी में। ठीक है, 1767 से 69, फिर 80 से 84, 90 से 92 और 1799। संधि कौन कौन हुआ? संधि कौन कौन हुआ? तो पहला हुआ मद्रास, एमएमएस
मद्रास, मंगलोर, मंगलोर और श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। और यहां पे कोई संधि की आवश्यकता, कौन आता है यहां पे, ब्लेसली। यहां पे कौन रहता है, कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस रहेगा। यहां पे कौन रहेगा, यहां पे रहेगा वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक। और यहां पे तो कलाई भी रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल शासक भी आपको याद है कि कौन कौन है, याद हो गया, डेट याद हो गया। बोलिए पहला युद्ध कब, 67 से। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, डेट 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 भी 22 अक्टूबर 1700। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, 23 जून 1757, ठीक है। और बताइए अंबर का युद्ध किस लड़ाई के दौरान हुआ था, द्वितीय, हाँ बहुत बढ़िया, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ था, प्रथम। ये सब याद रखना पड़ेगा फैक्ट, ठीक ना। जो फैक्ट है इतिहास का रीड होता है, डेट याद रखना पड़ता है, ठीक है। अब बायोलॉजी में खोज नहीं याद रखिएगा, आविष्कार नहीं याद रखिएगा फिजिक्स में, तो कैसे काम चलेगा। तो उसी तरह से हिस्ट्री का ये जो फैक्ट होता है ना, ये रीड होता है। और भूगोल में मैपिंग आपको पता होना चाहिए हर चीज का, कहां पे कैसे है सब चीज। तो फिर से एक बात, आंग्ल मैसूर युद्ध पहला, दूसरा और तीसरा। पहला 67 से 69, दूसरा 80 से 84, तीसरा 90 से, और चौथा 1700। पहला में मद्रास की संधि, दूसरा में मंगलौर की संधि, तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की संधि, चौथा में कोई संधि नहीं। पहला में हैदर अली जीता, दूसरा अनिर्णित रह गया, तीसरा में टीपू सुल्तान का हार हो गया, कॉर्नवालिस जीत गया, चौथा में टीपू सुल्तान मारे गए, ठीक है। चौथा में टीपू सुल्तान मारे गए, ठीक है। तो इस तरह से पृष्ठभूमि हमारा तैयार हो गया इसका। अब चलिए वापस आते हैं नोट्स पे। देखिए एक एक बात शुरू से एकदम, इसको पूरा नोट्स को हम एनालाइज करेंगे ना, बहुत सारा चीज नया भी मिलेगा इसमें। दक्षिण भारत की भू राजनीतिक स्थिति क्या थी कि वहां पे 3 शासक थे। आपका मराठा वाला क्षेत्र में पेशवा था, जो आज का महाराष्ट्र है वो वाला क्षेत्र में। आज का जो कर्नाटक है उस क्षेत्र को पहले मैसूर बोला जाता था। वहां पे हैदर अली और उनका पुत्र टीपू सुल्तान का शासन था। और आज का जो आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका है हैदराबाद, वो हैदराबाद का क्षेत्र था जहां पे निजाम था। और कर्नाटक जो था वो कोरोमंडल तट पे, यानी भारत के पूर्वी तट पे था, ठीक है। और उड़ीसा का जो तट होता था उसको उत्तरी सरकार तट कहते थे, उत्तरी सरकार तट। तो उत्तरी सरकार तट को लेकर अंग्रेजों और हैदराबाद, आप समझो हैदराबाद कहां पे है, उड़ीसा से सटा हुआ ही है। तो हैदराबाद और अंग्रेजों के बीच में, निजाम और अंग्रेजों के बीच में उत्तरी सरकार तट को लेके आपस में झगड़ा रहता था। लेकिन वो लोग आपस में अपना झगड़ा क्या किया था, सुलझा लिया था, ठीक है, संधि कर लिया था वो लोग। तो जब बंगाल में अंग्रेज अपनी सत्ता मजबूत कर रहे थे, ठीक उसी समय दक्षिण भारत में एक भयंकर त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था। ये त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच में था, हैदराबाद के निजाम, मराठा और हैदर अली के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था। 3 बड़ी भारतीय शक्तियां थी जिनके बीच सीमा विवाद और वर्चस्व की लड़ाई आम बात थी। पहला था मराठा साम्राज्य, जो उत्तर पश्चिम, जो आपको हम मैप बताए थे यहाँ पे, कि ये जो मैप यहाँ पे बनता है ये इस तरीके से, ये वाला उत्तर पश्चिम, उत्तर, ये मराठा वाला प्रदेश है। तो पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 ईस्वी में हार के बाद पेशवा माधवराव के नेतृत्व में मराठों ने बहुत तेजी से वापसी की थी।
ये बात हम आपको बताए थे, ठीक है। वे दक्षिण भारत की सबसे आक्रामक माने लड़ाई शुरू करने वाला, किसी पे अटैक करने वाला, तो सबसे आक्रामक सैन्य शक्ति थे और लगातार मैसूर और हैदराबाद पर आक्रमण करके चौथ यानी टैक्स भी वसूला करते थे। तो ये था मराठों की कहानी। हैदराबाद का रवैया ये है कि ससुरा ढुलमुल रवैया का है, ये किसी के साथ टिक के रहबे नहीं करता है, बार बार ब्रेकअप करता है और बार बार नया दोस्त बनाता है, ठीक है। तो निजाम जो है आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर था, लेकिन बेहद अवसरवादी था। वह अपनी रक्षा के लिए कभी अंग्रेजों से, तो कभी मराठों से, तो कभी मैसूर से गठबंधन बदलता रहता था। और उत्तरी सरकार के क्षेत्र को लेकर, उत्तरी सरकार वही जो उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, उत्तरी सरकार क्षेत्र को लेकर निजाम और अंग्रेजों के बीच विवाद था, जिसे अंग्रेजों ने बाद में कूटनीति से सुलझा लिया था। तो ये अंग्रेजों से तो इसका कभी भी दुश्मनी नहीं रहा, ये हमेशा अंग्रेजों के साथ मिल के रहा। अब मैसूर में आते हैं। 1761 में हैदर अली ने वोडेयार राजवंश के राजा को हटाकर और मैसूर की सत्ता संभाली। हैदर अली एक कुशल सैनिक और कूटनीतिज्ञ था। उसने मैसूर की सेना को फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से यूरोपीय तर्ज पर आधुनिक बनाया। उसने शब्द याद रखना है, डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित करता है, यानी आधुनिक हथियार बनाने का कारखाना कहां पे स्थापित करता है? डिंडीगुल में स्थापित करता है, ठीक। कर्नाटक कहां? कर्नाटक आपको पता है ना, वो वाला तट पे है, उधर वाला तट पे, ठीक। कर्नाटक यह कोरोमंडल तट पर स्थित एक छोटा सा राज्य था जो पूरी तरह से अंग्रेजों के प्रभाव और नियंत्रण में था। कर्नाटक में पहले से अंग्रेज बैठे हुए हैं, लेकिन उनका नजर कहां है? कोचीन। अपने पूर्वी तट पे है, लेकिन इसका नजर है पश्चिमी तट पे, जहां पे मसालों का व्यापार वहां से बहुत होता है। अब आंग्ल मैसूर युद्धों की पृष्ठभूमि, परिस्थितियां आखिर कैसे बन गई लड़ाई की, तो सारा कुछ आपको हम समझाए हैं। अंग्रेजों और मैसूर के बीच दुश्मनी कोई अचानक नहीं शुरू हुआ, बल्कि इसके पीछे गहरी रणनीतिक और आर्थिक कारण थे। पहला था व्यापारिक एकाधिकार पर खतरा, ठीक है। जैसे मैसूर का नियंत्रण मालाबार तट पर जो समृद्ध मसालों के व्यापार के लिए था, यहां से काली मिर्च, इलायची और चंदन की लकड़ी का बड़े पैमाने पर निर्यात होता था। हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान ने इस व्यापार पर कंपनी के एक अधिकार को चुनौती दिया। वही कोचीन वाला जो क्षेत्र बनाए थे ना, तो वहां पे जो है वो एकाधिकार का खतरा था, वहां पे अंग्रेज प्रभावी नहीं थे उतने, और हैदर अली और टीपू सुल्तान का वहां पे था प्रभाव। फ्रांसीसियों के साथ लगातार हैदर अली क्या कर रहा था? अपने संबंध सुधार रहा था, ठीक है। और एक जगह था पश्चिमी तट पे ही, माहे। तो माहे जो था उस पर फ्रांसीसियों का कब्जा था, ठीक ना। माहे पर किसका कब्जा था? फ्रांसीसियों का। और फ्रांसीसी उसी जगह से हैदर अली को हथियार दिया करते थे। लेकिन हुआ क्या ना कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम आपको पता है 1776 ईस्वी के आसपास, तो वहां पे अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ रहे थे। जिस तरह से यहाँ पे अंग्रेज मार के फ्रांसीसी का हवा टाइट कर दिया ना, उसी तरीके से फ्रांसीसी लोग वहां पे अमेरिकन लोगों को मदद कर रहे थे, और अंग्रेजों का वहां पे हालत खराब था। तो अमेरिका में ये दोनों लड़ रहा था। तो आपको तो पहले भी हम कई बार बताए हैं कि यानी ससुरा यूरोप में लड़ता है, अमेरिका में लड़ता है, तो भारत में लड़ जाता है। तो जब वहां लड़ाई चल रहा था, तो ये क्या किया कि जो अंग्रेज लोग था, भारत में जितना फ्रांसीसी बस्ती था सब पे कब्जा करना शुरू कर दिया। तो माहे पर भी कब्जा कर लिया। अब हैदर अली को ये अपमानजनक लगा, क्योंकि ये उसी रास्ते से फ्रांसीसी लोग इनको हथियार देते थे। तो हैदर अली इसको अपना पर हमला समझ के, और वही दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया था, ठीक है। तो दूसरा का कारण यही था, कौन? माहे। तो समझिएगा, हैदर अली के फ्रांसीसियों के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध थे। अंग्रेज इस बात से डरे हुए थे कि फ्रांसीसी मैसूर के रास्ते भारत में अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा सकते हैं। मराठा और निजाम और अंग्रेज त्रिकोणीय कूटनीति, अभी यहां से लड़ाई शुरू होगा। तो क्या करता? अंग्रेज दक्षिण भारत में बांटो और राज करो की नीति अपना रहे थे, मैसूर को उभरने देना नहीं चाहते थे।
और जब भी मराठे या निजाम मैसूर पर हमला करते तो अंग्रेज मैसूर को कमजोर करने के लिए उन लोग की तरफ से शामिल हो जाते थे। तो आप देखते हैं बारी बारी से पहला युद्ध कैसे हुआ था। तो पहला युद्ध में आपको बताए थे कि तीनों त्रिकूट बना लिया मिल के, लेकिन हैदर अली का की चालाकी से एगो के पैसा दे दिया, एगो के जमीन दे दिया, और दोनों के मिला लिया अपना देने, और फिर यहाँ पे अंग्रेजों का हार हो जाता है। हैदर अली की बढ़ती ताकत से मराठे और निजाम दोनों चिंतित थे। अंग्रेजों ने इस डर का फायदा उठाया। 1766 में, डेट बताए थे आपको लेकिन ये डेट उतना इंपोर्टेंट नहीं है। 1766 में अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम के साथ एक संधि कर लिया, जिसमें अंग्रेजों ने निजाम को हैदर अली के खिलाफ सैन्य मदद देने का वादा किया। इस तरह से अंग्रेजों, मराठों और निजाम का एक त्रिपक्षीय संगठन बन गया। लेकिन क्या हुआ, हैदर अली मास्टर स्ट्रोक खेलता है यहाँ पे, और ये क्या करता है कि गठबंधन को तोड़ दिया, मराठों को 35 लाख रुपया दे दिया, उनको कहा कि तू लड़ाई से बाहर रहो, और निजाम को कहा कि कर्नाटक का कुछ क्षेत्र तुमको दे देंगे, और उसको अपना तरफ मिला लिया। तो ये तो मिल ही रहता है, कभी एने कभी ओने, तो इसके साथ मिल गया। लेकिन क्या होता है ना कि बीचे में भागी हो जाता है, मतलब जमीन देने का वादा किया तो हैदर अली की तरफ मिल गया, अभी लड़ाई होता है तो देखता है कि गड़बड़ा जाएगा, तो फिर एने से ओने भाग जाता है, अंग्रेज तरफ भाग जाता है बीचे लड़ाई में। तो दोनों मिल के, हैदर और निजाम दोनों ने मिल के अंग्रेजों पे हमला कर लिया। हालांकि बीच में निजाम फिर अंग्रेजों की तरफ भाग गया, आधे लड़ाई में भाग गया, लेकिन हैदर अली विचलित नहीं हुआ। उसने आक्रामक रणनीति अपनाई और ब्रिटिश सेना को लगातार छकाया, और 1769 में अपनी सेना लेकर मद्रास के द्वार पे पहुंच गया, जहां पे अंग्रेज का किला था ना, दरवाजा पे जाके छेक लिया। परिणाम क्या हुआ, संधि होगा। तो 1767 से 1769 तक लड़ाई चला था, 1769 में संधि हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटिश पूरी तरह डर गए, उन्हें हैदर की शर्तों पर संधि करनी पड़ी। दोनों पक्ष ने एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए। सबसे कठोर बात, अंग्रेजों ने वादा किया कि यदि भविष्य में कोई तीसरी शक्ति मैसूर पर हमला करेगी तो ब्रिटिश सेना मैसूर की रक्षा के लिए आएगी, और यह कंपनी की प्रतिष्ठा पर एक बहुत बड़ा, अभी तक तो ये लोग डॉन बनल था, पहला बार हारल है, ठीक है। अब दूसरा युद्ध क्या कैसे होगा, तो आपको कारण बताए थे, ये लोग वादा किया है, और 1771 में मराठा इस पे आक्रमण कर देगा मैसूर पे, और लोग मदद करने से इनकार कर देगा। तो डेट लिंक कर करके याद रखें, 1767 से 69 में संधि हुआ, 69 में मदद करने का वादा किया, 2 साल के बाद नौबत आ गया मदद लेने का, लेकिन वही मदद नहीं किया। तो 1771 में मराठों ने मैसूर पर हमला कर दिया। अंग्रेजों को हैदर का मदद करना था, मदद नहीं किया, कंपनी मुकर गया। हैदर अली से कभी भूला नहीं सका। मेरे दिमाग में है कि अभी नहीं, धोखेबाजी, इसको मारना है। माहे आता है पिक्चर में, माहे कैसे पिक्चर में आता है, तो वही लड़ाई चल रहा है कहाँ, अमेरिका में। तो अंग्रेज लोग यहाँ पे मजबूत है, तो जहां जहां फ्रांसीसी बस्ती है उस पर कब्जा जमाना शुरू। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध छिड़ गया। भारत में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्तियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने मैसूर की सीमा में स्थित फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर कब्जा कर लिया। अब माहे ही वो जगह था जहां से हैदर अली को फ्रांसीसी लोग हथियार देते थे। तो ये हैदर अली के संप्रभुता पर सीधा सीधा हमला था। अब इसके चलते क्या होता है, हैदर अली ने फिर से एक शक्तिशाली गठबंधन बनाया। इसमें इस बार मराठे और निजाम दोनों उसके साथ थे, यानी अबरी वो मराठा को भी अपने तरफ मिला लिया और निजाम को भी मिला दिया। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर हमला किया। पता चल रहा है, कर्नाटक मैप याद आ रहा है, कर्नाटक जहां पे अंग्रेज थे, इस तरफ पूर्वी तट पे कर्नाटक में हमला किया। कर्नल बेली को बुरी तरह पराजित कर दिया जो वहां पे था, और आरकोट पर कब्जा कर लिया। वारेन हेस्टिंग्स ने स्थिति को संभालने के लिए सर आयरकुट को, आपको याद होगा बताए थे सब बात, सर आयरकुट को भेजा, और 1781 में पोर्टो नोवा के युद्ध में आयरकुट ने हैदर अली को पराजित किया, लेकिन हैदर ने हार नहीं मानी और युद्ध जारी रखा। यानी 1781 में एक बार हारता है, लेकिन वो लड़ाई को बंद नहीं करता है, लड़ते रहता है। 1782 में युद्ध के मैदान में हैदर अली को कैंसर से मृत्यु हो गया, लेकिन युद्ध जारी रहा। उनका बेटा टीपू सुल्तान 1 साल और खींच दिया, ठीक है। परिणाम क्या हुआ, थक गया, दोनों लड़ाई थक गया, तो 1784 में संधि कर लेता है।
दोनों पक्ष एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को लौटा दिया। यह युद्ध बिना किसी स्पष्ट नतीजे के समाप्त हो गया। ठीक। तीसरा युद्ध, मंगलौर की संधि केवल एक अस्थायी लड़ाई थोड़ी ना बंद हुआ है, दोनों थक गया है, आराम करे गया है दोनों। ठीक है, तो ये एक अस्थायी संधि था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और उसका मानना था कि अगर दक्षिण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करना है तो टीपू सुल्तान को कुचलना ही पड़ेगा। तो उसने यूरोप में, फ्रांस और तुर्की में अपने दूत भेजे ताकि अंग्रेजों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मदद मिल सके। किसने? टीपू सुल्तान ने। ये भी तैयारी कर रहा है। तत्कालीन कारण क्या था? त्रावणकोर। त्रावणकोर का राजा, त्रावणकोर नीचे बनाए थे ना, नीचे कहां पे? पश्चिमी तट पे सबसे नीचे, इसीलिए बनाए थे। तो त्रावणकोर जो था, टीपू का त्रावणकोर के साथ कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर विवाद था, जिन्हें त्रावणकोर ने डचों से खरीदा था। अप्रैल 1790 में टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया, जिससे कॉर्नवालिस ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा माना। त्रावणकोर और अंग्रेजों के बीच में अच्छा संबंध था। ठीक है, और टीपू सुल्तान त्रावणकोर पे कब्जा हमला कर देता है, तो कॉर्नवालिस उसको अपने आप पे हमला मान लेता है। ठीक है, और युद्ध शुरू कर देता है। कॉर्नवालिस ने तुरंत मराठों और निजाम के साथ एक नया गजब हो रहा है, लेकिन गजब ही हो रहा है यहाँ। कभी अंग्रेजी निजाम और ई गठबंधन बना रहा है, कभी हैदर अली निजाम और मराठा गठबंधन बना रहा है। मतलब ये लोग अलगे लेवल पे गेम खेल रहा है। कॉर्नवालिस ने तुरंत मराठों और निजाम के साथ एक नया महागठबंधन बनाया। ठीक है, उन्हें टीपू के राज्य का हिस्सा देने का वादा किया। कहा कि युद्ध में तीनों मिलकर हराएंगे उसको, कमजोर तो हो ही गया है, 2 युद्ध ऑलरेडी लड़ चुका है, बाप मारा गया है, सेना मारा गया है, तो कमजोर तो हो गया है, अकेले कितना दिन खाली बहादुरी के दम पे लड़ेगा। तो युद्ध जीतेंगे तो उसका जो राज्य हड़पेंगे वो तुम्हें दोनों में बांट देंगे। लालच दे दिया। तो आता है एक जनरल था जिसका नाम था मेडोज, उसको भेजता है लेकिन वो हार जाता है। कॉर्नवालिस खुद आता है और बेलोर और बेंगलोर पर कब्जा करते हुए टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को चारों तरफ से घेर लिया। अब संधि करने के अलावा टीपू सुल्तान के पास कोई रास्ता है नहीं, तो इसीलिए यह संधि टीपू के लिए बेहद अपमानजनक और विनाशकारी, जिसमें हम आपको क्या बताए थे, आधा राज्य देना पड़ा और 3 करोड़ रुपया, और रुपया नहीं दे पाया बेचारा तो 2 बेटा के बंदी बना के ले गया। ठीक है, उसी तरह से बहादुर शाह जफर जो थे ना, उनका बेटा को दीवार में चिनवा दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, और भूख लगा तो खाने के लिए मांगा, तो दोनों बेटवन के थाली में मुड़िया सजा के ऊपरे से तोप के ले जाके दे दिया, सब लोग खाओ। और दफन भी यहां नहीं किया, दूसरा जगह जाके वो दफन किया। तो वही वो आदमी शायर था, तो लिखता है कि कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली क्यूए यार में। और आज के नेता लोग जो है खाली मुसलमान लोग को क्या करता है, टारगेट करता है। वो लोग का भी मिट्टी में खून मिला हुआ है इस देश का। देखे ना, बहादुरी का किस्सा सुने ना आप, हैदर अली और टीपू सुल्तान का। ठीक है, 3.3 करोड़ रुपए का भारी भरकम युद्ध हर्जाना लगा दिया। चूंकि टीपू के पास तुरंत देने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए कॉर्नवालिस ने टीपू के 2 बेटों अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन को बंधक बना लिया। कितना कमीना था ये लोग। कॉर्नवालिस का प्रसिद्ध कथन था, हमने अपने सहयोगियों को शक्तिशाली बनाए भी नहीं, अपने दुश्मन को पूरी तरह से पंगु बना दिया है। ना तो मराठा को हम मजबूत होने दिए, ना हैदराबाद को मजबूत होने दिए, बिना दोनों में से किसी को मजबूत हुए बिना, और हम अपना दुश्मन को हरा भी दिए चालाकी से। ठीक है, ये लोग के मिला कुछ नहीं। अब जो हश्र इन लोग का हुआ है वही हश्र इनका भी होगा धीरे धीरे। मराठों के साथ भी 3 आंग्ल मराठा युद्ध होता है, तीसरा युद्ध में इनका भी काम खत्म हो जाता है। और हैदराबाद के निजाम डरपोक था, सहायक संधि कर लेता है, तो इसका तो ऐसे ही खत्म हो गया। चौथा युद्ध, संधि श्रीरंगपट्टनम का जो हुआ था बेहद अपमानजनक था। टीपू को अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने अपने बेटों को छुड़ाने के लिए हर्जाना भरा
और अपनी सेना का पुनर्गठन किया। उसने फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट से संपर्क किया जो उस समय मिस्र तक पहुंच गया था, और फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव में जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, स्थापना किया, खुद को नागरिक टीपू कहना घोषित किया, और लिबर्टी ट्री, स्वतंत्रता का प्रतीक लिबर्टी ट्री भी लगाया, दिखाने के लिए, बताने के लिए अभी भी हम तुम्हारे कब्जे में नहीं है। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है कि हम अभी भी स्वतंत्र हैं, ठीक है, संकेत देने के लिए। लॉर्ड वेलेस्ली की साम्राज्यवादी नीति, 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली कसम खा लेता है कि अभी इसको खत्म कर देंगे मार के। तो गवर्नर जनरल बनकर आया, वह भारत से फ्रांसीसी प्रभाव को पूरी तरह खत्म करना चाहता था। उसने टीपू के सामने सहायक संधि का प्रस्ताव रखा। टीपू मानेगा, जिसका मतलब था कि अपनी संप्रभुता अंग्रेजों के पैरों में गिरवी रख देना। टीपू ने इसे साफ ठुकरा दिया और कहा 100 दिन सियार की तरह जीने से बेहतर है एक दिन लड़ के थोड़ा सा शेर की तरह जी लेंगे, ठीक है। वेलेस्ली ने मराठा और निजाम को फिर से अपने साथ मिला लिया। ये लोग छोड़े तब तो, अपने देश का गद्दार पहले छोड़े तब तो। मैसूर पर 3 तरफ से हमला किया गया, हैदराबाद देने से भी हमला कर दिया, मराठा तरफ से भी हमला कर दिया, और ये लोग कर्नाटक तरफ से हमला कर दिया। टीपू को पीछे हटने पर मजबूर किया गया, वह अपनी राजधानी के किले में चारों तरफ से घिर गया। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम के किले की रक्षा करते हुए, देखो सब कुछ खत्म हो गया है, आदमी का कुछ नहीं बचा है उसके पास, एक वो अकेले शरीर के अलावे, लेकिन फिर भी लड़ रहा है, ठीक है। किसी किसी को स्वतंत्रता कितना प्यारा होता है। किले की रक्षा करते हुए सुल्तान वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। युद्ध के बाद का पुनर्गठन, वेलेस्ली ने मैसूर साम्राज्य के प्रमुख और समृद्ध हिस्से कनारा, वायनाड और कोयम्बटूर खुद रख लिया। जितना धनी मनी इलाका था सब अपने रख लिया। अभी लोग को देखो दिया क्या, निजाम को भी कुछ हिस्से दिए। अंग्रेजों ने मैसूर के मुख्य बचे हुए हिस्से पर पुराने हिंदू राजवंश वडियार राजवंश के एक छोटे से बच्चे कृष्णराज तृतीय को राजा बना देता है। याद रखना है नाम इसका, कि टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद किसको मैसूर का शासक बनाया जाता है, वेलेस्ली के द्वारा, तो कृष्णराज तृतीय को। ये कठपुतली शासक है, बच्चा है, और सारा शासन अंग्रेजों के हाथ में ऑलरेडी आ चुका है। उसे सहायक संधि उसमें थोप दिया गया। जब सहायक संधि थोप देने का मतलब कि सेना अंग्रेजों का रहेगा, खर्चा राज्य देगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरी तरह से ब्रिटिश जो है नियंत्रण में आ गया। आते हैं सवाल पे। अब जितना पढ़ाए हैं सवाल एक बार अगर सोच सोच के बना लेते हैं तो आपका सारा कुछ टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ई जो टॉपिक है ना, ई वाला, और अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो युद्ध होता है, अंग्रेजों और सिखों के बीच में जो युद्ध होता है, ये सब टॉपिक अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो मैक्सिमम लोग इसको छोड़ देते हैं। क्योंकि देखो, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन आसानी से याद हो जाता है सबको, यूरोपियनों का आगमन, बंगाल, ये सब बक्सर का युद्ध आसान टॉपिक है, पर ये सब जो है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, याद नहीं होता है जल्दी। तो इसीलिए आपको इतना डिटेल में सब चीज बताया गया कहानी की तरह। चलिए सवाल अब आपके लिए, इसमें हम मदद नहीं करेंगे, ठीक है, आप खुद बनाओ। और सवाल मेरा है तो लेवल आपको पता है कि कैसा रहेगा। क्या है, किसके बारे में? पहला क्वेश्चन बक्सर के युद्ध के बारे में है। हमको लगता है बक्सर के युद्ध इस सब में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लोगे। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, सही है क्या? बक्सर के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में किसने? हेक्टर मुनरो ने। और मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना ने अंग्रेजों का मुकाबला किया। सही? सही। तो पहला गलत, दूसरा सही है, तो केवल दूसरा सही है। बक्सर के युद्ध में, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया, ना कि रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर बनकर दोबारा भारत आया था, जो इलाहाबाद की संधि किया था। समझ में आया बात? दोनों संधि कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। पहला संधि के बारे में आपको बताना है, सही उत्तर चुनना है। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 क्षेत्रों की दीवानी अधिकार मिला था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध। किसको किसको?
ईस्ट इंडिया कंपनी को किसका किसका दीवानी अधिकार मिला था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और यही तीन को के ना दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। अवध थोड़ी ना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इस नहीं नहीं नहीं, अवध यूपी, अवध आज का यूपी, ठीक ना। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। साफ साफ तो लिखल था, सब बताए थे एक एक बात। ठीक है, अवध के नवाब से क्या करता है कि कड़ा और इलाहाबाद का जिला लेके और मुगल बादशाह को दे देता है। याद आया? तो इसका आंसर होगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा। पढ़ना तेजी से। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, अवध के दीवानी अधिकार कंपनी को नहीं मिले थे, बल्कि अवध को एक बफर स्टेट बनाया गया था। ठीक है, द्वितीय संधि के बारे में आपको बताना है। दूसरा संधि 16 अगस्त 1765 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, गलत? आप याद करो, छोड़ो, पढ़ लिए ना कि दूसरा संधि का बात कर रहा है, तो अब अपने से मन में सोचो कि दूसरा संधि में क्या था। दूसरा संधि में क्या क्या किया गया था? तो पहला संधि हुआ था मुगल बादशाह के साथ, और दूसरा संधि हुआ था अवध के नवाब के साथ। तो अवध के नवाब के साथ जो संधि हुआ था वो अपमानजनक था। 50 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया था, कड़ा इलाहाबाद का जिला छीन लिया था, बनारस को छीन के, और गोविंद कुछ नाम बताए थे ना, गोविंद राज या कुछ एक शासक था, उसको वापस लौटा दिया था। यही बात ना, बस दिमाग को खुद से जोर देना है। अब आप देखिए कि क्या क्या इसमें सही मिल रहा है। तो यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ था, सही है। नवाब पर 50 लाख रुपए जुद हर्जाना लगा था, सही है। इलाहाबाद और कड़ा जिले नवाब शुजाउद्दौला को वापस सौंप दिए थे, गलत, क्योंकि सौंपा नहीं तो बल्कि छीन लिया था, और छीन के मुगल बादशाह को दे दिया था। बनारस के बलवंत सिंह, गोविंद राज नहीं, क्या नाम था? बलवंत सिंह। बलवंत सिंह को उनकी जागीर का अधिकार वापस दिला दिया। कौन गलत है? सी ऑप्शन गलत। क्लियर? हाँ, तो पढ़ इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है कि आप पढ़ो और सोचो। नीचे आंसर दिया, फिर भुला जाओगे तो आपको सब याद आ जाएगा, नीचे सब लिखा है, ठीक ना। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन, अब आप सुन लिए कि द्वैत शासन का सवाल है, खुद दिमाग में जोड़ दो कि द्वैत शासन क्या था। तो द्वैत शासन क्या था, पहले सोचो, उसको मत देखो, सोचो। द्वैत शासन मैंने दोहरी शासन, टैक्स वसूलेगा अंग्रेज, प्रशासन संभालेगा नवाब, ठीक है। तो यही था द्वैत शासन। लूटपाट मचाया, कंपनी के व्यापारी निजी व्यापार किए, खूब पैसा कमाए, कंपनी दिवालिया हो गया, बंगाल कंगाल हो गया, वारेन हेस्टिंग्स आया, द्वैत शासन खत्म कर दिया। यही सब ना बात था, सोचिएगा तो याद आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, दीवानी का अधिकार कंपनी के पास था, सही है, और निजामत यानी प्रशासन का जिम्मेदारी नवाब को सौंप दिया गया, ये भी सही है। इस व्यवस्था को 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया, ये भी सही है। तो दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है, ठीक है। 1770 में अकाल पड़ गया था, ये बात भी बताया थे आपको। दक्षिण भारत पे आ जाते हैं, आज जो पढ़े, पढ़िए सवाल। पहला सही कि गलत? माधवराव, पेशवा माधवराव। तो ये जो है कह रहा है कि पानीपत के तीसरा युद्ध के बाद मराठा पूरी तरह से खत्म हो गए। जब पूरी तरह से 1761 में खत्म हो गए, तो कभी मराठा हैदराबाद के साथ, तो कभी मैसूर के साथ, तो कभी अंग्रेज के साथ गठबंधन के कर रहा है, ठीक है। तो ये लोग खत्म हुआ था, लेकिन माधवराव के नेतृत्व में बहुत जल्दी वापसी कर लिया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत। ये देखिए दूसरा,
देखो ना, हैदराबाद का निजाम नीचे लिखा है, पाला बदलता रहता था। तो सही है ना, ठीक है, ये पलटू राम था। तो पहला गलत और दूसरा कथन एक गलत है। क्यों? क्योंकि पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद पेशवा माधवराव के नेतृत्व मराठों ने बहुत तेजी से अपनी शक्ति को पुनर्गठित किया और मैसूर तथा हैदराबाद पर लगातार आक्रमण कर चौथ वसूलते रहे। ठीक है, निजाम दक्षिण की सबसे अवसरवादी शक्ति था, पलटू राम था। प्रथम आंग्ल में सूर्य, अब जैसे ही आया ना प्रथम आंग्ल में सूर्य, स्टेटमेंट मत देखो, आप सोचो खुद से पहले प्रथम आंग्ल में सूर्य के बारे में क्या परिस्थिति बना था 1767 से 69। ठीक, हैदराबाद का निजाम मराठा अंग्रेज मिलकर त्रिगुट बनाया, लेकिन हैदर अली चालाकी से त्रिगुट भंग कर दिया। मराठा को दे दिया 35 लाख रुपया और निजाम को कहा कि हैदराबाद का दे देंगे, और ये सेना लेके पहुंच गया मद्रास के दरवाजा पे, अंग्रेजों के दरवाजा पे, संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। संधि हैदर अली के शर्तों पे हुआ और अंग्रेजों को वचन देना पड़ा कि भविष्य में कोई तुम पे हमला करेगा तो हम तुम्हारी, बस इतना ही बात है। ठीक है, इतना ही बात है। तो अब देखिए ना, अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर हैदर अली के खिलाफ एक त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया था। सही बनाया था। हैदर अली ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए मराठों और निजाम को अपनी ओर मिला लिया था। ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। सी 1 और 2 दोनों सही है। शुरुआत में तो बनाता है लेकिन बाद में भाग जाता है। 35 लाख और जमीन, बताइए कौन संधि? एमएमएस, 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 मद्रास मंगलौर श्रीरंगपट्टनम, मद्रास मंगलौर श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, तो मद्रास की संधि है ना। पहला युद्ध किस संधि के तहत? मद्रास, मद्रास की संधि, हाँ, श्रीरंगपट्टनम। ना याद किए ना, मद्रास की संधि के बारे में विचार कीजिए। तो मद्रास की संधि मैंने पहला संधि, पहला संधि मैंने हैदर अली मजबूत, हैदर अली के शर्तों पे संधि हुआ, तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र लौटा दिया। सही बात। अंग्रेजों ने वादा किया कि कोई तीसरी शक्ति मैसूर पर हमला करेगी तो हैदर अली की मदद करेंगे। सही बात, दोनों सही है, दोनों सही है भाई, दोनों सही है। ठीक है, अब दूसरा कारण क्या था? तत्कालिक कारण। दूसरा का तत्कालिक कारण, माहे पर हमला कर देता है वो लोग। माहे जो है ना, माहे 1776 में अमेरिका में लड़ता है, मैंने माहे पर हमला कर देता है। तो हैदर अली समझता है कि हमरा पे हमला हुआ है, तो लड़ाई छेड़ देता है। 1771 में मराठा आक्रमण के समय अंग्रेजों द्वारा मद्रास की संधि का उल्लंघन करते हुए हैदर अली को मदद न मिलना, यह भी एक कारण था, यह भी कारण था। और अंग्रेजों द्वारा मैसूर की सीमा में स्थित फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर कब्जा कर लेना, यह भी एक कारण था। ठीक है, दोनों सही है। सी, दोनों सही है। ठीक है, वादा खिलाफी किया था ये लोग, कह के और मदद नहीं दिया था। पोर्टो नोवा का युद्ध, अब बताओ, पढ़ो। क्या होगा, पढ़ लिए। 1781 के पोर्टो नोवा के युद्ध में, इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आयर कुट ने किया था। क्या लग रहा है आपको, सही कि गलत? सही है। और वहां के हैदर अली को हरा दिया था। वारेन हेस्टिंग्स भेजता है सर आयर कुट को और पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को हरा देता है, लेकिन हैदर अली हार नहीं मानते हैं। लेकिन 1 साल के बाद मृत्यु हो जाता है, खुदे से कैंसर हो जाता है। इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, ये भी सही है ना। 82 में, 1 साल के बाद 82 में। तो एक, ठीक है, तो पोर्टो नोवा के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये तो सही ना है कि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आयर कुट ने किया था। अब ये भी सही है कि इस युद्ध में ही हैदर अली का मृत्यु हुआ था। दूसरा युद्ध का तो बात कर नहीं रहा है, तो ये भी सही है। लेकिन आंसर केवल ये, इसका मतलब सिर्फ 1781 के बारे में ही बात करना था। ठीक ना, 1781 के बारे में ही बात करना था। तो 1781 में सिर्फ हैदर अली की हार होता है, मृत्यु 1782 में होता है। कथन 2 गलत है, क्योंकि इस युद्ध में हैदर अली पराजित जरूर हुआ था, लेकिन उसकी मृत्यु इसके 1 साल के बाद यानी दिसंबर 1782 में कैंसर के कारण, 81 में नहीं 82 में। किसकी वाला था, पार हो गया। सुनिए तो फिर इसको देखिए।
दूसरा युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गया, तो कमान कौन संभाला? टीपू सुल्तान। और दूसरा युद्ध कौन संधि के तहत समाप्त हुआ? मंगलौर की संधि, है ना। दूसरे युद्ध में मृत्यु हो गया था, तो मंगलौर की संधि, तो मंगलौर की संधि, तो आंसर बी हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताइए। तीसरा, पहला में क्लाइव था, दूसरा में वारेन हेस्टिंग्स, तीसरा में कॉर्नवालिस आ जाता है, और चौथा में वेलेस्ली। चौथा में, तो तीसरा में कौन था? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तीसरा के तत्कालिक कारण, तत्कालिक माने तुरंत, तुरंत वाला कारण न बताए थे। एक दिन के बहुत दिन से गोतिया साथ लड़ाई चल रहा है, ठीक ना, लेकिन एक दिन का कि गोतिया के पुतोहिया झोटा झाड़ के और कभी में से बाहर निकाल को हमरा ही फेंक दी। अब इन्हें से हमर मैया गरियावे लगी, काहे जोक टोटमा करके हमरा ही फेंक दिले, ठीक है, हमार सब बीमार पड़तन, हो गया लड़ाई मारपीट। समझिए, एक तत्कालिक कारण हो गया बाहर फेंकना। लड़ाई तो बड़ी दिन से चल रहा था, पर बारवा न फेंका तो आज लड़ाई होता नहीं, तो यही तत्कालिक कारण होता है। तो तीसरा युद्ध के तत्कालिक कारण क्या था? याद आ रहा है कुछ? तीसरा युद्ध में आता है कॉर्नवालिस, और हाँ याद आया, त्रावणकोर पे हमला। जो टीपू सुल्तान है वो त्रावणकोर पे हमला कर देता है, तो कॉर्नवालिस समझता है कि हमारा ऊपर हमला हुआ है, और वो लड़ाई शुरू कर देता है। त्रावणकोर पे हमला, है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, बी। टीपू सुल्तान का त्रावणकोर के राजा के साथ सीमा विवाद था, और कॉर्नवालिस के साथ उसका संधि था, तो टीपू त्रावणकोर पे हमला कर देता है 1790 में, कॉर्नवालिस इसको अपना पे हमला मान लेता है, तो इसीलिए लड़ाई शुरू। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बारे में बताइए। बहुत अपमानजनक टीपू सुल्तान के लिए, आधा राज ले लिया, 3 करोड़ जुर्माना ले लिया, और बेटा को बंधक बना के लेके चल गया, ठीक है, तो हो गया। आधा राज देना पड़ा, 3 करोड़ का जुर्माना लग गया, दोनों सही है। हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को पूरी तरह पंगु बना दिया। किसने कहा था? कॉर्नवालिस ने कहा था, ठीक है, कॉर्नवालिस ने। एक एक पॉइंट से सवाल बना हुआ है, चला कोई किताब में नहीं मिलेगा इतना लगातार स्टेटमेंट वाला सवाल। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का समय भारत का गवर्नर जनरल वेलेस्ली। चौथा में कौन? वेलेस्ली। तीसरा में कॉर्नवालिस, दूसरा में वारेन हेस्टिंग्स। वेलेस्ली। टीपू सुल्तान के बारे में, श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की, सही। अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और अपने को नागरिक टीपू कहा, सही, दोनों सही। 100 दिन सियार की तरह जीने से बेहतर है एक दिन शेर की तरह, कौन कहा था? ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर का परिणाम क्या हुआ? कुछ नहीं, बेचारे टीपू सुल्तान मारे गए, मैसूर का पतन हो गया, कृष्णराज तृतीय को राजा बना दिया गया, मैसूर पे सहायक संधि थोप दिया गया, आपस में बंदर बांट कर लिया, जितना फायदा वाला चीज था अंग्रेज अपने रख लिया, तनी सुन हैदराबाद के निजाम को दे दिया, बस इतना ही चीज हुआ था। टीपू सुल्तान ने सहायक संधि स्वीकार कर ली ना, मार गया। 4 मई 1799 में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुआ, बिल्कुल। मैसूर साम्राज्य को पूरी तरह मराठा साम्राज्य में मिला दिया गया, गलत, मराठा साम्राज्य में नहीं, कृष्ण राज को राजा बनाकर उसको ऐसे छोड़, सहायक संधि। अंग्रेजों की करारी हार हुई, नहीं, ये भी गलत। उत्तर बी, बी खाली सही है, बाकी सब गलत। किस प्रकार किया? टीपू के मृत्यु के बाद क्या किया? तो मैसूर के केंद्रीय हिस्से पर पुराने हिंदू राजवंश को स्थापित किया गया, सही है, वडियार वंश। नए राजा कृष्णराज तृतीय पर सहायक संधि थोप दी गई, सही है। बक्सर के युद्ध के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। इसने प्लासी के युद्ध के अधूरे कार्य को पूरा किया और अंग्रेजों को बंगाल का वास्तविक स्वामी बना दिया, ये सही है। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अवध को तुरंत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अवध को पहले मिलाएगा,
बंगाल को न मिलाएगा, बंगाल बिहार उड़ीसा, अवध को बफर स्टेट के रूप में बना दिया, ताकि जो जैसे देखो ये क्या किया था कि ये बंगाल है, यहाँ पे अवध है, उन्हें मराठा ही सब है, तो ये बीच में इसको छोड़ दिया कि उन्हें से हम लोग होगा ना ये मरेगा, इसीलिए इसको बंगाल में मिलाया नहीं था, छोड़ दिया था, बफर स्टेट बना दिया था, बफर स्टेट की तरह इस्तेमाल किया था, ठीक ना। मराठों से बचाव के लिए बफर स्टेट, अगर मिला लेंगे तो मराठा हमला करेगा तो हमरे पे ना हमला कर देगा जी, लेकिन उसको छोड़ दिया, जो तुम लड़ो मरो, तुम पे हमला करेगा, तू पहले हारेगा तब ना हमारे पास आएगा, इसीलिए उसको छोड़ दिया था, मिलाया नहीं था। बताओ, काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, काल क्रम के अनुसार, ये तो पता है कि एमएमएस होगा पहले, लेकिन इलाहाबाद की संधि उससे भी पहले होगा, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था, तो पहले इलाहाबाद की संधि 65 में, फिर मद्रास की संधि 69 में, फिर मंगलौर की संधि 84 में, श्रीरंगपट्टनम की संधि तब 92 में, ठीक है, 84 कौन होगा, 4 2 1 3, 4 2 1 3, 1765 1782 1792 बन जाएगा, देख लीजिएगा इसको एक बार, ठीक है। तो इस तरह से आंग्ल मैसूर पूरा समाप्त।